हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इसमें एनसीईआरटी क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद की एक क्विक रिवीजन से करेंगे जल्दी से। इसमें बस शॉर्ट समरी टाइप है फर्स्ट चैप्टर की, उसको जल्दी से देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे ये सारा इस चित्र के बारे में, जो पिक्चर है इसके बारे में बताया गया है कि इस पिक्चर में क्या दिखाया गया है। नीचे लोग हैं स्वतंत्रता की वे वंदना कर रहे हैं। ऊपर लोग को जो ये है एक मसीहा टाइप बताया गया है कि ये मसीहा है, फरिश्ते हैं, ये सब है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, उसके क्या क्या परिणाम हुए थे। तो ये कुछ परिणाम हैं, जैसे कि सत्ता जो थी वो निरंकुश राजा से नागरिकों के हाथ में आ गई थी। नया झंडा आ गया था, एक भाषा हो गई थी, केंद्रीय प्रशासन की व्यवस्था हो गई थी, और फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही एक राष्ट्र का विचार आ गया था। और वहाँ पे जो एक स्टेट जनरल थी उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया था, और उसका चुनाव भी नागरिकों द्वारा किए जाने लगा था। ये कुछ कुछ बदलाव आए थे फ्रांसीसी क्रांति से। ओके, फिर नेक्स्ट ये, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में लास्ट में जो वहाँ पे शासक आया था, नेपोलियन आया था, तो नेपोलियन ने 1804 में अपनी एक संहिता लाई थी जिसको नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है। और इस क्वेश्चन आता है कि नेपोलियन संहिता का नागरिक संहिता का दूसरा नाम क्या था, तो नेपोलियन संहिता। तो नेपोलियन संहिता कब आई थी? 1804 में। इसके कुछ गुण थे और कुछ दोष, यानी उसके कुछ अच्छी बातें भी थी और कुछ गलत। ठीक है, तो अच्छी बातों में क्या था कि विशेषाधिकारों की समाप्ति हो गई थी, लोगों को जो विशेषाधिकार मिले थे उनकी समाप्ति, सामंती व्यवस्था का अंत हो गया था, भू दासत्व और जागीरदार शुल्कों से लोगों को समाप्ति मिल गई थी, श्रेणी संघ की समाप्ति हो गई थी। और वहाँ पे एक मुद्रा अपनाई गई कि फ्रांस की ये मुद्रा होगी, तो वो मुद्रा अपनाई गई। नाप भार की एक ही प्रणाली अपनाई गई, और देन यातायात संचार व्यवस्था उसको सुधारा गया। ये सब उसके कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे। फिर इसके दोष में क्या था कि प्रेस सेंसरशिप ला दी गई, सेना में लोगों की जबरन भर्ती होने लगी, क्योंकि नेपोलियन का मोटो क्या होता था कि उसे अपने राज्य का विस्तार करना होता, तो राज्य के विस्तार के लिए युद्ध करने पड़ेंगे, युद्ध करने के लिए सेना चाहिए, तो सेना के लिए लोगों की जबरन भर्ती स्टार्ट कर दी नेपोलियन ने। ओके, ये कुछ नए शब्द में निरंकुशवाद, वही जो हमने ये कि राजा की निरंकुश शक्ति जिस पे किसी का अंकुश नहीं होता, ये और यूटोपिया एक ऐसा समाज, ये जल्दी से क्विक रिवीजन है। और ये यूटोपिया एक ऐसा समाज जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव, बस सोचना हाँ अच्छा होगा वैसा। निर्जातीय एक साझा नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। लोगों की एक मतलब कि एक जगह से उनका उद्गम हुआ है, कि उनकी संस्कृति, नस्ल, जनजाति एक थी, उसको उन्हें उस समूह की पहचान मान लेना, वो निर्जातीय हो जाते हैं। एथनिक इसको बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट ये कि अर्नेस्ट रेनर के अनुसार राष्ट्रवाद क्या है, तो ये बस जल्दी से कि एक 1 मिनट, यस, तो ये राष्ट्र एक लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। ये सब उसके बारे में कि राष्ट्र क्या होता है उसके बारे में इन्होंने बताया है। तो ये कि राष्ट्र होता क्या है, तो लोग के लंबे त्याग, प्रयास और एक निष्ठा जो बनी रहे, वो एक राष्ट्र का प्रतीक है। लोगों को एक मिलजुल कर उनके समान उद्देश्य हों और उनको उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आगे मिलकर चलें। एक हम भावना जो हो, अगर एक हम शब्द में कहें तो हम भावना एक राष्ट्र का प्रतीक है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को कैसे मतलब क्यों हुआ, तो उसके लिए कई कारण थे, जैसे रेलवे जाल आ गया था, और भाषा लोगों में, मतलब लोगों की एक भाषा को बनाने के लिए कि हाँ यहाँ पे फ्रेंच, मतलब जो यूरोप था वहाँ पे भाषा एक करने के लिए लोगों में राष्ट्रवाद के प्रति भावना जगी। कुछ रूढ़िवादी भी लोग थे वहाँ पे। कला और साहित्य का बड़ा योगदान रहा। कुलीन और मध्य वर्ग ने भी योगदान दिया। शिक्षित वर्ग तो ऑलरेडी जब वो शिक्षित होंगे तो उन्हें जागरूकता पता चलेगा कि राष्ट्रवाद के क्या, हम मिलकर एक हम भावना जो होती है वो मिलकर
कितने फ़ायदे होते हैं इसके, वो सब शिक्षितवाद ने बहुत योगदान दिया, क्रांतिकारी भी थे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कि उदारवाद और रूढ़िवाद में अंतर। उदारवाद को लिबरलिज्म बोलते हैं। लिबरलिज्म में जो लिबर होता है इसका अर्थ होता है आज़ाद। इसमें क्या होता है, सभी समान माने जाते हैं, निरंकुश और जो विशेषाधिकारों का अंत की मांग करते हैं, और निरंकुश शासक का मतलब उसको भी ख़त्म करने की बात करते हैं कि उस पर निरंकुश शासक ना हो, उस पर किसी न किसी प्रकार से अंकुश हो। निजी संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं, समान मताधिकार की बात करते हैं, मुक्त बाजार व्यवस्था कि लोगों को कहीं भी आने जाने के लिए बाज़ार में अपन उसका कोई भी वस्तु है उसको आने जाने की स्वतंत्रता हो। रूढ़िवादी ये निरंकुश राजतंत्र की समाप्त, मतलब वही सेम इन्हीं की तरह कि राजा पे जो निरंकुश शक्ति है उसकी समाप्ति, और पारंपरिक संस्थानों को मजबूत, मतलब ये जो पारंपरिक जो पुराने संस्थान चले आ रहे हैं उनको मजबूत करने की बात करते हैं। बदलावों में तेज़ बदलाव को थोड़ा विरोध करते हैं कि जल्दी से कोई बदलाव नहीं हो जाना चाहिए, धीरे धीरे बदलावों में विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट ये 1815 में वियना कांग्रेस हुई थी, तो इसकी मेज़बानी किसने की थी, ड्यूक मेटरनिख ने। कि इसमें हुआ क्या था, इसमें नेपोलियन ने जितने भी अपनी नेपोलियन संहिता और सब बनाए थे उनके बदलावों को ख़त्म कर दिया गया था। एग्जाम्पल जो गलत थे, जो बदलाव थे उनको ख़त्म कर दिया गया था, जैसे प्रेस सेंसरशिप। अभी हमने देखा प्रेस सेंसरशिप क्या होती है कि लोगों प्रेस पर एक प्रतिबंध लगा देना कि वो अपनी स्वतंत्र पत्रकारिता यानी अपनी स्वतंत्र रूप से रिपोर्टिंग ना कर सके, उस पर प्रतिबंध लगा देना, इसी को प्रेस सेंसरशिप बोलते हैं। नेक्स्ट की क्रांतिकारी में यहाँ पे कि ये क्या कहते हैं कि राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का अंत, जो राजा की व्यवस्था बनाई हुई है उसके अंत करने की बात। प्रतिबद्ध क्रांतिकारी कि एक प्रतिबद्ध रूप से क्रांतिकारी होना। अच्छा, ये एक ज्योतिबा मैथिनी, ये इटली का क्रांतिकारी था, तो इटली में इसने क्रांतिकारी जो क्रांति रही होगी उसमें योगदान दिया होगा। और ये राजतंत्र का विरोध, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन हो सकता है, बन सकता है कि इसमें कि ज्योतिबा मैथिनी ने कहा था वो क्या था और उसने कहाँ पे मतलब अपने विद्रोह या जहाँ भी उसमें शामिल हुआ, तो इटली की क्रांतिकारी जो एक इटली के एकीकरण में उसका नाम आता है, उसने क्रांति की थी। उसके लिए प्रथम विद्रोह जो हुआ था क्रांतिकारी जुलाई 1830 में हुआ था। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम 1821 में, और कुंस्तुंतुनिया की संधि 1832 में। ये सभी क्रांति के उसके परिणाम थे ये सारे। नेक्स्ट, अच्छा ये भी एक आता है कि किसने कहा था, मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि जब फ्रांस चीखता है तो उससे बाकी यूरोप को खांसी जुकाम हो जाता है, तो किसने कहा था, मैटरनिख ने। ओके, जो ड्यूक मैटरनिख ने अभी वियना कांग्रेस की मेज़बानी की रही थी, उसी ने ही मैटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को उससे खांसी जुकाम हो जाता है। ये एक क्रांति का प्रतीक, मतलब एक क्रांति का जो है उसके अंदर सेंटेंस दिया गया था कि जैसे कि यूरोप को कुछ होने पर बाकी जो फ्रांस को कुछ होने पर चीखना यानी फिर कुछ होना, और उससे बाकी यूरोप कैसे मतलब प्रभावित होता है, ये इस चीज़ के बारे में बताया गया। नेक्स्ट ये सबके एकीकरण की किस के एकीकरण कब हुए थे, तो जर्मनी का एकीकरण 1818 जनवरी 1871 में हुआ था। ओटोमन विस्फाक ने जर्मन साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर ये इटली के एकीकरण में पहले तो 1830 में ज्योतिबा मैथिनी ने एकीकृत कार्यक्रम चलाया। अभी हमने देखा था ज्योतिबा मैथिनी कौन था, एक क्रांतिकारी था, ठीक है। इसमें कावूर का भी रोल रहा था। कावूर क्या था, एक मंत्री प्रमुख था और ये फ्रेंच भाषा बोलता था। और 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हराया गया। फिर ज्योतिबा गैरिबाल्डी एक ये स्वयंसेवक था, इसका भी योगदान रहा। और फाइनली 1861 में इमानुएल द्वितीय इटली का राजा बना। ओके, ये सब था। फिर नेक्स्ट इसमें ब्रिटेन में ये इटली का एकीकरण हो गया। फिर ब्रिटेन का यहाँ पे लोग जो रहते थे निर्जातीय, अभी हमने पहले
अभी हम देख चुके हैं निर्जातीय क्या होता है। फिर यहाँ पे आंग्ल संसद ने 1688 में 1688 में राजतंत्र छीन लिया गया था आंग्ल संसद से। फिर उसमें ब्रिटेन जो बना था, इसमें इंग्लैंड और ऑकलैंड ये मिलाया गया इसमें, किसके थ्रू, एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बनाया गया। ओके, फिर नेक्स्ट चलते हैं, ये सब एकीकरण हैं। फिर राष्ट्रवाद और समाजवाद में साम्राज्यवाद में अंतर। राष्ट्रवाद में समान भावना, सभी लोगों में एक कह सकते एक देश के प्रति समान भावना और समान उद्देश्य, लोगों को एक जो राष्ट्र है उसके प्रति समान उद्देश्य की विकास होना चाहिए, तरक्की और उद्योगों का निर्माण होना चाहिए और मतलब रोज़गार के अवसर होने चाहिए, ये सब, और सारी बुराइयां जो उनको ख़त्म करना चाहिए। तो ये सब समान उद्देश्य है। एक हम भावना, हम मिलजुल कर, और साझा इतिहास होता है इनका, साझा इतिहास, भाषा, परंपरा और आत्मनिर्णय के आधार पर संप्रभु राजनीतिक समुदाय। ठीक है, एक आत्मनिर्णय के आधार पर संप्रभु राजनीतिक समुदाय। और फिर नेक्स्ट आता है साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद क्या होता है? साम्राज्यवाद एक राष्ट्र द्वारा अन्य देश या राष्ट्र पर प्राकृतिक और मानवीय नियंत्रण। ठीक है, एक राष्ट्र द्वारा दूसरे अन्य राष्ट्र पर प्राकृतिक या मानवीय नियंत्रण, या तो उसकी प्रकृति में जो उपलब्ध उस पर नियंत्रण कर लेना या लोगों पर ही नियंत्रण कर लेना। और ये राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप हो सकता है, उसकी राजनीति में, आर्थिक में, संस्कृति में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कर लेना एक देश द्वारा दूसरे देश पर। और देश के नियंत्रित क्षेत्रों को साम्राज्य कहा जाता है। इस जिस भी देश के एक देश दूसरे देश पे नियंत्रण करेगा, हस्तक्षेप करेगा, तो जिस जगह पे करेगा उसे साम्राज्य यानी साम्राज्य कहा जाता है। और ये प्रत्यक्ष रूप से ये साम्राज्यवाद में प्रत्यक्ष रूप से किसी क्षेत्र के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित करता है। वहाँ पे जो जगह है, पहले तो उसे साम्राज्य कहा जाता है, और साम्राज्य के लोगों का प्रत्यक्ष रूप से उसके अधिकारों से, जो उनके अधिकार हैं, समान अधिकार जिनको जो भी होते हैं कि रहना, किसी को कुछ बिना वजह कुछ कहने नहीं, और मतलब स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार जो होते हैं, वो उनके प्रत्यक्ष रूप से छीन लिए जाते हैं साम्राज्यवाद में। नेक्स्ट थोड़ी बुक में ये कि जो चित्र बनाए जाते थे चित्रकारों द्वारा उस टाइम पे, तो उनका मतलब क्या होता था। ठीक है, तो कुछ भी जैसे अगर कहीं पे बना होगा तो उसका क्या क्या महत्व था, क्या उसका मतलब था। तो ये देखिए, टूटी हुई बेड़ियाँ क्या थी? आज़ादी का प्रतीक। कहीं पे अगर टूटी हुई बेड़ियाँ हैं तो यानी वो आज़ादी का प्रतीक हैं। बादशाह कवच, ये जर्मन साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक शक्ति। और बलूत पट्टियों का मुकुट, ये बहादुरी को दिखाता था। और तलवार, ये मुकाबले की तैयारी, कि एकदम तलवार जो होती थी तो आ जाओ मुकाबला कर लो, ऐसे मुकाबले की तैयारी। और तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, तो शांति का प्रतीक। मीन्स तलवार है और उस पे जैतून की डाली लटी डाली बनी हुई होगी, तो उस टाइम पे कि मतलब तलवार है लेकिन उस पर डालियाँ, वो तलवार लड़ने के लिए नहीं कह रही है, वो शांति के लिए कह रही है। लेकिन अगर वो खाली तलवार है तो मुकाबले की तैयारी, और अगर उस पर जैतून की डाली है तो यानी शांति का प्रतीक, कि वो अब नहीं चलने की बात यहाँ पे दिखाई जा रही होती है उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट है काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। ये क्या था? ये 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों ने ड्यूक ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया। ठीक है, काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। फिर है उगते सूर्य की किरणें, तो ये तो एक नए युग की शुरुआत, जैसे एक नया दिन होता है तो कहीं पे अगर उगता हुआ नया सूर्य की किरणें आ रही हैं तो वो एक नए युग की शुरुआत। ठीक है, तो ये कुछ जल्दी से क्विक रिवीजन थी चैप्टर 1 की, यूरोप में राष्ट्रवाद की। तो आई होप आपको कुछ क्योंकि ये इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है, जस्ट शॉर्ट है,
तो कुछ आइडिया हुआ होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद में दिया क्या हुआ है एटलीस्ट। और अगर आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा तो आपकी रिवीजन ज़रूर हुई होगी। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।